आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस 2024। तो अगर हम एंजाइम्स के सब टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम इनहिबिशन। इसके जो एसएलओज हैं वो ये हैं: लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, explain mechanism of action of enzymes, describe effect of factor enzyme action, temperature, pH, concentration, और describe enzyme inhibitors। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो बहुत आसान चैप्टर है और फर्स्ट ईयर का है ये, तो इंशाल्लाह हम इसको आज अच्छी तरह कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। तो एंजाइम्स की अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन लें, एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम्स जो हैं बायो कैटलिस्ट हैं, बायो कैटलिस्ट्स, और प्रोटीन इन नेचर हैं, प्रोटीन इन नेचर हैं, सही है। और जो है क्या कहते हैं, आपके पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एड करते हैं एंजाइम्स, और तकरीबन आपके पास 40,000 एंजाइम्स जो हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर हैं। इन ह्यूमन सेल्स 40,000 एंजाइम्स इन ह्यूमन सेल्स। तो ये आपका एक मेन करैक्टरिस्टिक है। और एंजाइम्स का एक अगर ये डेफिनेशन हमने ली है तो अब हम इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। करैक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले हम इसकी जो करैक्टरिस्टिक ये पढ़ेंगे कि दे आर सेंसिटिव टू पीएच, सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर और माइन्यूट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी एक मेन प्रॉपर्टी है। और दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ बिटवीन 10 to power 6 to 10 to power 12 टाइम्स। आपका रेट ऑफ रिएक्शन की इंक्रीज़ कर देते हैं इतना टाइम्स, इतने से लेकर इतना टाइम। सो ये भी एक मेन बात है एंजाइम्स की। तो अगर हम थोड़ा सा एंजाइम्स के जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम जो है एक इस टाइप का अगर मैं बनाऊँ, ये हमारे पास एंजाइम फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है एक, तो अगर मैं इसको रिफ़र करूं तो ये हमारे पास एक एक्टिव साइड होती है, सही है ना, जहाँ पर आके आपका सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है एक्टिव साइड पर। और ये एक्टिव साइड किसकी कंपोज होती है? अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड से बनी होती है एक्टिव साइड। और क्या कहते हैं, और जो बाकी पूरा आपका रहता है पूरा प्रोटीन एंजाइम का, इसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, जो बाकी आपका एक्टिव साइड के अदर जो आपका होता है वो आपका स्कैफोल्डिंग पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इस आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी और एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जाऊंगा और फिर उसके एंजाइम के एक्शन के बारे में बात करूंगा। तो ऑल एंजाइम्स अगर हम बात करें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स? क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोटीन का स्ट्रक्चर बायो केमिस्ट्री में। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं वाइल नॉट बीइंग यूज्ड अप, खुद यूज़ नहीं होते मगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, खुद चेंज नहीं होते। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन इंक्रीज द रिएक्शन। स्मॉल अमाउंट में आपका रिएक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं एंजाइम्स। तो ये बायोकैटलिस्ट की मेन प्रॉपर्टी है। और हर रिएक्शन की नहीं है, ये जो मेन प्रॉपर्टी है हर रिएक्शन की नहीं स्पेसिफिक होते हैं। ये नहीं कि एक ही एंजाइम सारे रिएक्शंस को कवर करेगा, होते हैं ऐसे, मगर ज़्यादातर एंजाइम्स रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं। एक ही रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था वन एंजाइम वन हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, सेकेंड ईयर में हमने क्रोमोसोम्स के चैप्टर में पढ़ा था अपने आगा खान में। तो इसी तरह ये रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने कुछ डिस्कस की हैं।
अब मैं दोबारा से एंजाइम का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि हमें और अच्छी तरह समझने में आसानी हो। अब मैंने ये कहा ये एक्टिव साइड है, अमाइनो एसिड की बनी होती है, यहाँ पर आके आपका सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, ठीक है। तो इस वाली साइड को हम क्या कहेंगे, इस वाली साइड को हम कहते हैं कोफैक्टर। अच्छा, जब एक्टिव साइड अमाइनो एसिड की बनी होती है यानी कि प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन इन नेचर है, तो कोफैक्टर नॉन प्रोटीन इन नेचर है, नॉन प्रोटीन इन नेचर। तो इस कोफैक्टर को हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कोफैक्टर को कोएंजाइम। यहाँ पर कोएंजाइम है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं मैनी एंजाइम्स नीड कोफैक्टर्स और कोएंजाइम टू वर्क प्रॉपर्ली। कोफैक्टर या कोएंजाइम एक ही बात है, और जब तक कोफैक्टर नहीं होगा या कोएंजाइम नहीं होगा, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, तो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। बना देता हूँ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और उसके बाद जाके हमारा रिएक्शन में प्रोडक्ट्स प्रोसीड नहीं होंगे जब तक कोफैक्टर या कोएंजाइम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीन होता है, और जो है हम इसको ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन को एड करता है एक तरीके से, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन को एड करता है कोफैक्टर, तो उसका हमने दो नाम रखे हैं, ठीक है। कोफैक्टर के हमने कुछ नाम रखे हैं इम्पॉर्टेंट, तो हम उन नाम्स को पढ़ते हैं। तो कोफैक्टर का अगर हम एक नाम देखें, कोएंजाइम का नाम देखें, तो इसको हम एक कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये जो ग्रुप होता है ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, यानी कि कोएंजाइम का पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवलेंटली यानी कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पेयर से कोवलेंटली बॉन्डेड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसको हम कह सकते हैं हीम, हीमोग्लोबिन का हीम, या कॉपर, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। कोवलेंटली बॉन्ड मीन्स टाइटली बॉन्डेड, टाइटली बॉन्डेड, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। और जो लूजली बॉन्डेड होगा, लूजली बॉन्डेड होगा उसे हम कहते हैं कोएंजाइम, कोएंजाइम। तो इसकी एग्जाम्पल सबसे जो मेन है यहाँ पर वो मैं दे देता हूँ, वो होती है NAD, निकोटीन डायमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और कोएंजाइम A भी है इसकी एग्जाम्पल, कोएंजाइम A, और FAD फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी इसकी एग्जाम्पल है कोएंजाइम की। तो ये आपकी कोफैक्टर की मेन एग्जाम्पल्स हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब बात ये है कि अगर, एक मिनट, अब बात ये है कि हम अगर एक्टिव साइट जो एंजाइम की है, यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव साइट, और उसके साथ हमने बना दिया कोफैक्टर, यानी कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मिल जाएं, तो हमारे पास नाम आता है होलो एंजाइम, नाम आता है होलो एंजाइम। तो अगर हम होलो एंजाइम की एग्जाम्पल देखें तो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है, होलो एंजाइम की एग्जाम्पल है हमारे पास DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज। एक्टिव साइट प्रोटीन पार्ट प्लस कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट इज इक्वल टू होलो एंजाइम, एग्जाम्पल DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज। अब इसी तरह हम अगर जो है क्या कहते हैं, सिर्फ एक्टिव साइट की बात करें ना, एक्टिव साइट यानी कि प्रोटीन पार्ट प्लस नो कोफैक्टर यानी कि प्रोटीन पार्ट है ही नहीं उसमें, सॉरी नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है उसमें, सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, तो इसे हम कहते हैं एपोएंजाइम।
एपो एंजाइम, ठीक है। और एपो एंजाइम में जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है एपो ग्लूकोस ऑक्सीडेस, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है। तो ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं जो हमें पता हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एंजाइम्स का कुछ इंट्रोडक्शन हुआ अच्छी तरह, हमें मालूम हुआ एंजाइम के एक्शन वगैरह। एक्सप्लेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, हमें पता है एंजाइमेटिक एक्शन क्या होता है। जब भी आपका एंजाइम की एक्टिव साइट पर आके सबस्ट्रेट आके अटैच होता है तो आपका बनता है ई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपका जो है प्रोडक्ट बन जाता है फ़ौरन, सही है, आपके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं यहाँ पर। और एंड में आपका एंजाइम रिलीज़ हो जाता है अलग से, एज अ कैटलिस्ट आपका वापस से रीजेनरेट हो गया एंजाइम। तो ये एक मेन प्रॉपर्टी है। अब मैं कुछ एंजाइम्स के एक्शन की बात करूँगा, जैसे कि हमारे पास जो मेन एंजाइम्स हैं ना, जैसे कि अमाइलेज हुआ। अमाइलेज आपका स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च डाइजेशन में अमाइलेज काम आता है। और जो है आपका पेप्सिन हुआ, पेप्सिन आपका क्या कहते हैं स्टमक में होता है, स्टमक में डाइजेशन के लिए काम आता है आपका। और आपका क्या कहते हैं प्रोटीएज आपका क्या कहते हैं जो है माउथ में हो सकता है, तो ये आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, सॉरी प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है प्रोटीएज। और आपका ट्रिप्सिन जो होता है ये एसिडिक होता है, सॉरी अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन नॉट एसिडिक। एसिडिक आपके पास पेप्सिन है, इसकी पीएच होती है 2.0 और ट्रिप्सिन की होती है 7.5 या 8 या 7.5। तो ये आपका वर्क करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन सॉरी एक मिनट, इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन अल्कलाइन यानी कि बेसिक, पेप्सिन यानी कि एसिडिक। ट्रिप्सिन 7.5 से 8 स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, टाइम में होता है। और जो है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना वर्क फंक्शन परफॉर्म करता है एसिड्स की एसिड डाइजेशन वगैरह के लिए, इन सब के लिए आपका होता है ट्रिप्सिन। न्यूट्रलाइजेशन के लिए काम आता है ट्रिप्सिन। तो और अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हमारे पास होता है लाइसिस। लाइसिस जो होता है ना आपका सबस्ट्रेट के अंदर न्यू ग्रुप्स ऐड करता है बाय ब्रेकिंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और न्यू ग्रुप ऐड कर देगा, न्यू ग्रुप ऐड कर देगा सबस्ट्रेट के अंदर। तो ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड लाइसिस की जिम्मेदारी है, सही है। और जो आपका लाइगेसिस है, लाइगेसिस में आपके जो होते हैं न्यू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, न्यू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और इसमें आपकी जो है एटीपी चाहिए होती है न्यू बॉन्ड बनाने के लिए। और लाइगेसिस आपके, क्योंकि गेसिस का मतलब ही क्या है, सिंथेसिस, सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, CH2O N की जनरल फार्मूला, और प्रोटीन्स की, और अदर मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि लिपिड्स वगैरह की। न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन और सिंथेसिस के लिए लाइगेसिस होता है। तो ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। एंजाइम का एक्शन भी हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं एक चीज़ में और ये बताता चलूँ, काफ़ी मेन है, क्योंकि हमारे पास एक रिएक्शन होता है फीडबैक इनहिबिशन या फिर एलोस्ट्रोपिक इनहिबिशन। तो मैं जैसे कि मैंने ये दिखाया ना अभी, एक एंजाइम मैंने बनाया था, उसकी मैंने एक्टिव साइट दिखाई थी, ये एक्टिव साइट है, ये आपका कोफैक्टर है। तो ये जो आपकी अदर साइड्स होती हैं ना, ये सब ये इन्हें हम कहते हैं, अदर देन एक्टिव साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो इसमें ये होता है कि आपके अगर फॉर एग्जांपल आपके सबस्ट्रेट्स कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ रहे हैं और एक्टिव साइट आपकी सैचुरेट हो गई है, फुल हो गई है, तो जो बाकी सबस्ट्रेट्स हैं वो एलोस्टेरिक साइट में चले जाएंगे अदर देन एक्टिव साइट, और आपका जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है आपका इनहिबिट हो जाएगा। तो
उसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिशन। और अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपकी थोड़ी कम हो गई तो आपकी हेलो एंजाइम जो है आपका, जो मैंने फर्स्ट वाला सिनेरियो बताया ना, इसमें आपका जब एलोस्टेरिक साइड पे आपके सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं तो आपका एंजाइम एक्टिव साइड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सही है, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। और जो आपका दूसरा है इसमें एंजाइम की सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लेस होगी, एक या दो बहुत कम, तो उसमें आपकी एलोस्टेरिक साइड जो है आपकी विजिबल नहीं होती, फिर आपके एक्टिव साइड पर ही आके अटैच होते हैं सबस्ट्रेट। तो ये आपकी फीडबैक जो है इनहिबिशन का रिवर्स होगी, तो ये भी एक मेन चीज़ है। तो ये मैकेनिज्म में काउंट हो सकता है एंजाइम के। अच्छा, अब हम अपने डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ऑन एंजाइम एक्शन, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे और भी चीज़ें हैं एंजाइम्स में, अगर हमें पीएमडीसी ने इस बार कम सिलेबस दिया है एंजाइम का, इसमें जैसे कि लॉक एंड की मॉडल है, इंड्यूस क्विट मॉडल है, ये सब नहीं दिया हुआ, तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे फिर। तो हमें कहा गया है एंजाइम्स की सेंसिटिविटी बताओ अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, पीएच एंड कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ मैमेलियन सेल, एक मैमल के सेल का, ऑफ मैमेलियन सेल, वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन सेल्स की अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर, तो आपका है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। प्लांट्स की बात करें तो आपका है 35 में भी डिग्री सेंटीग्रेड। और जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, उसकी जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी यानी कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि थर्म का मतलब ही हीट टॉलरेशन है, तो वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आपका टेम्परेचर सेंसिटिव है, उस तक आपका क्या कहते हैं बढ़ सकता है। अच्छा, अब हमारे पास मेन चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम जो है ग्राफ बना दूं, अगर मैं, आपका रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता जा रहा है, रेट, और यहाँ पे है टेम्परेचर। तो जब ये बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे आपकी ऑप्टिमम पीएच है इसकी वैल्यू, और बाकी आपका, क्योंकि अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ जाके डिक्रीज़ हो गया बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन ऑफ द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर एंजाइम का डिस्टर्ब हो गया और एंजाइम गेट्स डीनेचर्ड एट हायर टेम्परेचर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जब तक ये रिएक्शन बढ़ रहा था तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, और जैसे कि आपका बढ़ा तो एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइस पर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइस पर आपका 2 से लेकर 3 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी कि डबल रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा था हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन पर। आपका 2 यानी कि डबल, सॉरी मैं लिख देता हूँ उसको काट के, 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइस करने पर एंजाइमेटिक रिएक्शन आपका डबल हो गया। तो ये एक मेन चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे एंजाइम डीनेचर क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्वियस टेम्परेचर राइज किया, कोलिजन्स हुए बहुत सारे आपस के एटम्स के दरमियान, ग्लोबुलर प्रोटीन के एटम्स के दरमियान कोलिजन्स हुए, कोलिजन्स के दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा, फिर उसके बाद कोलिजन ऐसा हुआ कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपका डीनेचर्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और एंजाइम गेट्स डीनेचर्ड। ये आपका है रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम का टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी बता दिया मैंने। और अब अगर मैं बात करूँ पीएच की, तो एंजाइम हर अपनी एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है एंजाइम की, पीएच की मिनिमम वैल्यू, उससे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। तो मैनी ऑफ द एंजाइम्स वर्क एट 7 से लेकर 8 पीएच तक, यानी कि न्यूट्रल और बेसिक में वर्क करते हैं, सही है ना। तो अगर हम पीएच ऑफ प्रोटीएज की बात करें, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग है ना, प्रोटीएज की आपकी पीएच होती है ऑप्टिमम पीएच 1, ऑप्टिमम पीएच 1 होती है फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होता है, हमने अगर पीएच का भी ग्राफ बनाया इसी तरह, रेट हमने यहाँ लिया वाई एक्सिस पर और पीएच हमने एक्स एक्सिस पर लिया, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ता है, मगर आपका पीएच हल्की सी भी चेंज करने से, इवन स्लाइट चेंज इन द पीएच, गौर से सुनना,
इवन द स्लाइट चेंज इन द pH अफेक्ट्स द चार्ज ऑफ द अमाइनो एसिड्स। हमें पता है अमाइनो एसिड्स के ऊपर चार्ज होता है। अब अगर अमाइनो एसिड्स के pH चेंज करने से उस चार्ज के अंदर कोई अफेक्ट आ गया, वो प्लस चार्ज था तो वो नेगेटिव हो गया, तो क्या हुआ, जो आपकी एक्टिव साइट की प्रॉपर्टीज़ है ना एंजाइम की, वो चेंज हो जाएंगी और सबस्ट्रेट आपका बाइंड नहीं करेगा एक्टिव साइट पर आकर। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास जो है उसमें R ग्रुप होता है, RCOOH। अगर उसे हम अनचार्ज कर दें लो pH पर तो, और उसे हम चार्ज कर दें हाई pH पर यानी कि नेगेटिव कर दें, तो उसका सबस्ट्रेट बाइंडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये एक pH इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइड विल बी अफेक्टेड एंड द सबस्ट्रेट विल बी नो लॉन्गर टू बाइंड एट दिस स्टेज। तो ये pH सेंसिटिविटी हो गई। अब हम बढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बहुत ईजी है, सबस्ट्रेट की बढ़ा दो, सबस्ट्रेट की बढ़ा दो तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा मगर सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू तक। इसका मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन, तो कॉन्सेंट्रेशन तो आपने मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी तो हो रही है यहाँ तक, सही है ना। अब एक मिनट में इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझा दूँ, वेट यार एक मिनट। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ग्राफ अच्छी तरह समझा देता हूँ मैं। यहाँ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है वाई एक्सिस पर और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्सिस पर है। हमें एक मिनिमम वैल्यू दी हुई है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है कि यहाँ तक एंजाइम आपका वर्क करेगा इस कॉन्सेंट्रेशन तक। तो यहाँ तक तो एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी हमने और एंजाइम वर्क कर रहा है, सही है। यहाँ तक सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी हमने और एंजाइम वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर आकर एक्टिव साइट आपकी हो गई सैचुरेटेड, एक्टिव साइट आपकी फुल हो गई, सही है। अब क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर हमने ये किया कि यहाँ हमने कॉर्ड लाइन बना दी, सही है। और यहाँ पर हुआ ये कि अब यहाँ पर आके रेट ऑफ रिएक्शन घट गया, कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, एंजाइम इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन अब बढ़ाने से, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, क्योंकि एक्टिव साइड आपकी फुल हो चुकी है, सही है। अच्छा यहाँ पे मैंने शायद एक चीज़ मिस्टेक कर दी है, एक्टिव साइड यहाँ पे फुल नहीं है, यहाँ पे एक्टिव साइट जो है स्टिल अवेलेबल है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल। और यहाँ पर एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल नहीं है, सैचुरेटेड हो गई है और एंजाइम सैचुरेटेड, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, सही है। इसी तरह एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखो, वही बात है। अब आपका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक्टिव साइट्स तो हैं बट सबस्ट्रेट नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर कम हो रहा है, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं क्या रह गया हमारा, डिस्क्राइब एंजाइम इनहिबिटर्स। बहुत आसान है, पढ़ते हैं इसको, एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स पढ़ते हैं हम। इनहिबिटर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंजाइम की रिएक्टिविटी को इनहिबिट कर दे, स्टॉप कर दे। एंजाइम एक्टिविटी इज इक्वल टू स्टॉप्स, सही है। हमारे पास दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर और इरिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर की सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसमें होता ये है, जो आपकी एक्टिव साइड होती है ना, गेट्स ऑक्यूपाइड बाय इनहिबिटर, कोई भी इनहिबिटर आ जाएगा
और वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेगा, स्ट्रॉन्गली कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा एक्टिव साइट के साथ इनहिबिटर। अब वो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, वो ना रिवर्सिबल होगा, यानी कि अब दोबारा अपनी प्रीवियस स्टेट में एंजाइम नहीं जा सकता। तो ये आपका हो गया इरिवर्सिबल इनहिबिटर। सही है। तो अच्छा, अगर हम रिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। वैसे तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में आपका इतना टाइट बॉन्ड नहीं बनता एक्टिव साइड और इनहिबिटर का, मगर इसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, इनहिबिटर्स की जो, जैसे कि इनहिबिटर्स एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, ड्रग्स हो सकते हैं, कोई पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे टूल्स हो सकते हैं जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। रिवर्सिबल हमारे पास दो टाइप है, कॉम्पैटिटिव तो सबसे पहले कॉम्पैटिटिव इनहिबिटर की बात करते हैं। इसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है ना, वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है एक्टिव साइट के, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है एक्टिव साइट के, और ये जाके अटैच कर जाता है आपके क्या कहते हैं उसके साथ एक्टिव साइट से, और ये स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से अटैच हो जाता है। और अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो हमारे पास ड्रग्स हो गई, कोई एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हो गई, या एक और मैं इसकी एग्जांपल दूं, सल्फोन अमाइड, ये भी एक ड्रग के तौर पर यूज़ होती है, सल्फोन अमाइड। तो ये आपकी कंपैरेटिव इनहिबिटर की हो गई। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप है रिवर्सिबल की, वो है नॉन कंपैरेटिव। इसमें क्या होता है, एक्टिव साइट के साथ आके सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता, अदर देन एक्टिव साइट के आके अटैच हो जाता है, अदर देन एक्टिव साइट अटैच होगा, और नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होगी उसकी, एज लाइक कंपैरेटिव, नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद एक्टिव साइट, और इट अटैच विद साइट अदर देन एक्टिव साइट बोलें तो एलोस्टेरिक साइट। और जो है इसमें आपका शेप चेंज हो जाता है होल एंजाइम का, होल एंजाइम चेंजेस शेप। अभी हमने एलोस्टेरिक इनहिबिशन में भी यही पढ़ा था कि जब कोई भी चीज़ आके अटैच होती है एलोस्टेरिक साइड से, तो होल एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से आपका जो है एक्टिव साइड का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, एक्टिव साइड स्ट्रक्चर चेंज, और इसके बाद आपका जो है रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, नो प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म नहीं होंगे, और यह आपके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है नॉन कंपैरेटिव। तो इरिवर्सिबल में भी ये होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह नॉन कंपैरेटिव में भी होता है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल होंगे, पॉइजन्स हो गए जैसे कि साइनाइड, नाइट्राइल भी कह सकते हैं इसे हम, और हैवी मेटल आयंस हो गए, और इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये सब था, और जो है मेरे ख्याल से हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया है एंजाइम्स का आज। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था। शायद हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं आज, बिल्कुल कर लिए हैं हमने सारे टॉपिक्स कवर, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये सारा हमारे पास कवर हो गया, इसका स्ट्रक्चर वगैरह, एंजाइम हमने ख़त्म कर लिया आज। तो अब हम करेंगे कुछ MCQ सॉल्व अपने एंजाइम से रिलेटेड, PMDC के, MDCAT के। इतने मुश्किल वैसे आते नहीं हैं जो हम करेंगे, मगर ये प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ही अच्छे हैं ये MCQs। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे मुश्किल उतना आसान हम कर सकेंगे। नंबर 1, फॉलोइंग एंजाइम्स आर इंडिकेटिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ देयर एक्शन देयर नेम्स एक्सेप्ट। अच्छा, कुछ ऐसे हैं, ऐसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में भी किए थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, तो अभी भी शायद आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं, मगर अच्छा है थोड़ी नॉलेज हो जाएगी आउट ऑफ सिलेबस। अभी जो मैंने पढ़ा है PMDC में इंशाल्लाह इस बार उसी से रिलेटेड आएंगे। तो फॉलोइंग एंजाइम्स आर इंडिकेटिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ देयर एक्शन देयर नेम एक्सेप्ट सक्रेस, ठीक है, आपके उसके सक्रोज की उसके नहीं है,
काम आता है, अमाइलेज आपकी स्टार्च के लिए काम आता है, पेप्सिन और लाइपेज। लाइपेज लिपिड्स के लिए, पेप्सिन जो है आपका पेप्सिन फॉर्म में वर्क नहीं करता, पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसको HCl को हाइड्रोलाइज करना होता है, इसलिए वो पेप्सिन से पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेप्सिन स्पेसिफिटी नहीं शो कर रहा अपनी। Enzyme works to its maximum capacity at high temperature wrong, at low temperature wrong, at moderate temperature wrong, at optimum temperature सही है। Succinic acid differs from malonic acid by ये हमारे पास बहुत ही डिफरेंट है एक, मगर ये है कि हम इसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से CH2 के मुताबिक है इसमें, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है, तो अगर फिर भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से CH2 हो सकता है इसमें कुछ कमी बेशी, बाहर को इतना वो नहीं है। जो द फॉलोइंग इज पोर्टलैंड मॉडल, यानी कि हमारे पास जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल है कोर्टलैंड मॉडल। एक्टिव साइड में भी मोल्डेड टू प्रिसाइज शेप, ये होगा इसका। द टर्म एंजाइम वॉज क्वाइंड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू ईस्ट, ईस्ट से निकला था हमारे एंजाइम। सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज प्लस सक्सेनिक एसिड हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेलोनिक एसिड इनहिबिटर, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। हाँ, अगर ये नहीं होता तो हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड बनता। Which of the following kind of inhibitors don't compete for active site of enzyme? एक्टिव साइट के लिए कौन, मतलब एक्टिव साइट के लिए कौन नहीं होता है, जो एक्टिव साइट पर नहीं आके अटैच होते वहाँ पास होते हैं रिवर्सिबल नॉन कंपैरेटिव। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट, pH सेंसिटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक स्पेसिफिटी हाई, pH सेंसिटिविटी ऑब्वियस है। Pick up the correct statement according to the induced fit model of enzyme action. Enzyme induces changes in substrate structure wrong. Substrate induces changes in enzyme structure. B. Substrate induces changes in enzyme structure, क्योंकि जब substrate आता है तो आपका enzyme जो है structure change कर लेता है अपना। If substrate concentration is unlimited, rate of reaction becomes directly proportional to enzyme action concentration. क्योंकि अब हमने substrate की concentration बढ़ाई तो एंजाइम भी कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस कम ही पे रहेगी, ज़्यादा है तो उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज़्यादा पे ही रहेगी, तो यानी कि आपका बी होगा इसका आंसर। प्रोस्टैटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे पास हमने पढ़ा था, हीम हो गया, कॉपर हो गया। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलाइसिस इज कैरिड आउट बाई, एक्चुअली बायो एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन है, मगर चलें इसको हम फिर भी कर देते हैं, इसमें काइनेस होता है एंजाइम। Allosteric enzymes have two major sites, obviously active site और एक allosteric site. The competitive inhibitor competes with the wait a minute. The competitive inhibitor competes with the हमारे पास जो है सबस्ट्रेट से compete करता है ना इनहिबिटर, सबस्ट्रेट की तरह होता है, तो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती हैं। कैटलेज एंड केमोट्रैप्सिन हैव सिमिलर ऑप्टिमम pH होती है इन दोनों के पास। The inhibitor having structural similarity with substrate is competitive inhibitor. Which of the following is an example of ribozyme? Peptidyl transferase is an example of ribozyme. Urine is preferably used as vehicle for biotechnology product than ये भी हमारे पास बांड नहीं है सिलेबस में, मगर चलो देख लेते हैं। यूरिन इज preferably used as a vehicle for biotechnology product than, I think मेरे ख्याल से मिल्क हो सकता है यहाँ पर, चलें कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, गलत भी हो गया तो। ऑप्टिमम pH फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ स्टमक इज़, हमारे पास जो स्टमक में हमारे पास जैसे कि ट्रिप्सिन होती है, तो हमारे पास हमारे पास डाइजेस्टिव स्टमक में हमारे पास पेप्सिन होता है, यानी कि हाईली एसिडिक 2.00। Enzyme cannot work in which of the following? Aqueous medium, dry medium, acidic medium, alkaline medium. Dry medium में नहीं कर सकते, चेक करते हैं। 19 out of 20 कौन सा गलत हुआ है, एक चेक करते हैं। मेरे ख्याल से वो यूरिन वाला हुआ होगा, कि वो सिलेबस से आउट ऑफ था। ओके, ये वाला गलत हुआ है। द स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यानी कि आपकी सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से होगा,
ठीक है, क्योंकि उसमें एक्टिव साइड होती है उसके सरफेस पर और एलोस्टेरिक साइड होती है, इस वजह से कह सकते हैं। हालांकि पीएच सेंसिटिविटी गलत नहीं है, मगर क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही तो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं।